हो गया सर। हो गया सर, ठीक है, ओके। प्रियाक्षी प्रियाक्षी मेरे को लिख रहा है सर, तुम यहाँ के रिमूव करे छो लिखो, अब बोलो मैं ही रिमूव कर दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं जीएसटी क्लास है। तो जीएसटी में सर हम लोग अभी चार्ज अंडर जीएसटी में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड चार्ज अंडर जीएसटी में हम लोग अभी लास्ट दिन मैं आपको एचएसएन कोड एंड एसएससी कोड के बारे में बताया था, याद है ना? कि मतलब अगर जीएसटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ काम करता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है तो वो कोड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी हेल्प करता है सर। और जीएसटी को जिस तरीके से मतलब जिस प्रोसीजर से लिखा गया है उसको एचएसएन कोड एसएससी कोड के बेसिस में प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है, गुड्स एंड सर्विस को डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं लास्ट वीक डिस्कशंस कंप्लीट कर चुका था। आज का जो डिस्कशंस होने वाला है सर, ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का डिस्कशन था प्रीवियस वीक में, जिसमें मैं आपको सेक्शंस, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम और उसके अंदर एचएसएन एंड एसएससी कोड के बारे में मैंने डिस्कशंस किया था। उसका सेम मतलब एसएससी जो है वो सर्विस के बारे में बात करता है और एचएसएन जो है वो गुड्स के बारे में बात करता है। अब सर हम लोग आ जाते हैं, मैं रेट के बारे में भी बात कर चुका था, है ना? जीएसटी रेट्स प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड यू नो दैट सर, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। रेट जो चलता है, एक आपका आईजीएसटी का रेट चार्ट होता है और एक आपका सीजीएसटी एसजीएसटी का होता है, ठीक है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के हिसाब से एक चलता है जिसमें सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से, ठीक है। इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी का जो रेट चलता है, जो जितना सीजीएसटी में होता है उतना ही एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में होता है। और एक कंप्लीट रेट चार्ट होता है जिसमें आईजीएसटी का रेट चार्ट होता है, ठीक है। ऐसे मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो आईजीएसटी में 1.5%, तो आईजीएसटी तो इंटर स्टेट में लगता है ना सर, जब स्टेट चेंज होता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें आईजीएसटी चार्ज होता है। तो इस केस में आपको आईजीएसटी 1.5% नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से देखोगे तो आपको 0.75 नजर आ रहा है, बिकॉज 0.75 अगर सीजीएसटी चार्ज करता है तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और 0.75 चार्ज कर लेता है, अनदर 0.75। तो 0.75 मैच करके अल्टीमेटली 1.5 ही कस्टमर से लिया जाता है ना? या फिर देखो सीजीएसटी में 2.5, इसका मतलब एसजीएसटी में और यूटीजीएसटी में भी 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5 अल्टीमेटली कस्टमर से चार्ज किया जाता है 5%। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आप 5% देख पा रहे है ना सर? तो ये आप लोगों को पता है, जब स्टेट चेंज हो जाता है, जब स्टेट चेंज हो जाता है तब हम लोगों को आईजीएसटी देना पड़ता है ना? स्टेट वाइज जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है आपको मैंने बेसिक्स में कई बार दिखाया ये चार्ट। जब हम लोग स्टेट बदलते हैं हमें आईजीएसटी देना पड़ता है। वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश सामान या गुड्स या सर्विस लेके जाओ तो पे करो आईजीएसटी। लेकिन अगर आप स्टेट के अंदर काम करो, उड़ीसा के अंदर काम करो, बंगाल के अंदर काम करो, आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी देना पड़ता है ना सर? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी देना पड़ता है। सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर अगर यूनियन टेरिटरी है जैसे कि पुडुचेरी, ठीक है, जैसे कि पुडुचेरी या फिर पौंडीचेरी, ठीक है, इसमें यूटीजीएसटी लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप लोग जो लोग बेसिक का क्लास जीएसटी का ऑलरेडी कवर कर चुके हो, आई थिंक उनको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जो बेसिक का कवर अभी तक नहीं हो पाया जिन लोगों का, उनको बस मेरा रिकमेंडेशन है एक बार ज़रूर बेसिक्स करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक्स में बहुत सारा चीज़ें कहानी के हिसाब से बोल के रखा गया है और जो बहुत ही हेल्पफुल होता है सर। हम लोग अभी थोड़ा एडवांस लेवल में और जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको जैसे कि आपको सर्विस के बारे में मैं बता रहा था, है ना? जैसे कि मैं आपको सर्विस के बारे में बता रहा था, सर्विस टैक्स में भी, सर्विस में भी जीएसटी लगता है ना? जैसे गुड्स में लगता है तो सर्विस में भी लगता है, ठीक है। और सर्टेन स्पेसिफाइड सर्विस नील रेट ऑफ टैक्स भी नोटिफाई किया गया है और ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। जैसे सर्विस ऑफ गैम्बलिंग, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट्स, एक्सेस टू अम्यूजमेंट फैसिलिटीज, ठीक है, कैशिनोज, है ना, कैशिनोज वगैरह, ठीक है, रेस क्लब, एनी स्पोर्टिंग इवेंट सच एज आईपीएल, है ना? आप लोग आईपीएल तो जानते हैं, हाँ, आईपीएल आप लोगों का बहुत ही पॉपुलर एक
स्पोर्ट्स गेम है हमारे देश में, गवर्नमेंट को भी अच्छा इनकम होता है, आईपीएल की तरह से क्रिकेट लीग है। एंड द लाइक सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर, जो रेस कोर्स में होता है, टोटलाइजेटर होता है जो हिसाब रखता है, और बुक मेकर होता है जो रेस कोर्स में घोड़ा दौड़ लगाता है, तो लाइसेंस टू बुक मेकर, ये सब में भी सर्विस हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी लगता है 28%। ठीक है, सीजीएसटी 14, एसजीएसटी 14, कुल मिला के 28, या फिर आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा 28। नंबर ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू लोअर रेट जीएसटी, ठीक है, 5% भी लगता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जीटीए सर्विस इज टैक्स 5%। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है ना, आप लोग को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका सर, इसके ऊपर मैंने स्पेशल डिस्कशंस किया है ना। गुड्स ट्रांसपोर्ट के बारे में 5% का जीएसटी लगता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। अगर आईटीसी लेता है, अगर इनपुट क्रेडिट लेता है तो यही 5% इंक्रीज होकर 12% लग जाता है। याद है ना सर? हेलो, आई थिंक याद जरूर होना चाहिए। ठीक है, सर्विस नॉट कवर्ड अंडर स्पेसिफिक हेडिंग और टैक्स एट द रेट ऑफ 18%, जो ऊपर में नहीं लिखा है, ऐसे मैक्सिमम सर्विस 18% में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक स्पेशल एक जीएसटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज रियल एस्टेट सेक्टर। क्या है सर? रियल एस्टेट सेक्टर, इसमें ये भी एक सर्विस एरिया है। जीएसटी रेट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में एक स्पेशल कंडीशन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट में जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट एज पर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया है, और टाइम टू टाइम इसमें क्या अमेंडमेंट आएगा वो आप लोग देख लेना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसके बारे में आप जानकारी ले लो कि रियल एस्टेट में जीएसटी क्या लगना चाहिए या क्या लगता है, इसके बारे में लॉ क्या कहता है, इसका एक जानकारी अभी आप लोग ले लो। मैं इसके बारे में बताता हूँ, और इसके बाद हम लोग एक आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी में बात करने जाएंगे सर। कॉम्पोजिशन लेवी या फिर सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, कॉम्पोजिशन लेवी में कौन से बिजनेसमैन आ सकता है, उसका मतलब कॉम्पोजिशन लेवी में आने के बाद एक बिजनेसमैन को क्या सुविधा मिलता है, क्या असुविधा में आना पड़ता है, मतलब एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इट्स अ वेरी हॉट एरिया, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, तो धीरे धीरे बात बढ़ाते हैं। तो रियल एस्टेट के बारे में बस इतना बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर्स में जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले ये जान लो। तो नॉर्मली सर, the effective rate of GST on real estate sectors for the new project by promoter are as follows: 1% without ITC on construction। टाइम टू टाइम चेंजेस भी होता है, बट जो स्टार्टिंग में बोला गया था मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो आप लोग के एग्जाम के लिए भी अभी यही एप्लीकेबल है। ठीक है, सो 1% विदाउट आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउस। ठीक है, अफोर्डेबल हाउस क्या होता है? जिसका अफोर्डेबल हाउस मतलब अगर कोई नॉन मेट्रो में एरिया 60 स्क्वायर मीटर से लेके 90 स्क्वायर मीटर इन मेट्रो, मतलब मेट्रो सिटी में 60 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है, अगर नॉन मेट्रो होगा तो 90 स्क्वायर मीटर का, जिसका वैल्यू मैक्सिमम 45 लाख तक आता है। मतलब जो अफोर्डेबल हाउस कैटेगरी में आता है इंडिया के अंदर, किसी भी शहर में बने, अगर बड़ा सिटी है लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ऐसा सिटी है, चेन्नई, तो मेट्रो सिटी है तो 60 स्क्वायर मीटर। ऐसे इंडिया में कितना मेट्रोज है अभी? हेलो, मेट्रो कितना है अभी? मेट्रो सिटी कितना है इंडिया में? हाँ सर बोलो। 8। 8, थैंक यू सर। ठीक है, करेंटली देयर आर 8 मेट्रो सिटीज, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ओल्ड 4, ठीक है, साथ में और 4 ऐड हो जाएगा, बैंगलोर, हैदराबाद, साउथ का 2, और एक आपका पूना, महाराष्ट्र का से एक पूना ऐड होगा, और एक आपका अहमदाबाद, वो आपका गुजरात से ऐड होगा। तो कुल मिला के अभी 8 मेट्रो सिटी है, लेकिन साथ में साइड बाई साइड और भी जगह, मतलब और भी सिटी डेवलप कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। जैसे उधर गुजरात में ही और एक सिटी है जो काफ़ी मतलब रिसेंट ट्रेंड में सबसे ग्रोथ अगर किसी शहरों में हुआ है तो वो बैंगलोर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आया है, जो पहले काफ़ी इतना बड़ा नहीं था लास्ट 20-30 ईयर्स में। और सूरत, आप लोग जानते होंगे गुजरात में एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बना है सूरत। ठीक है, सूरत में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, वो भी मतलब मेट्रो सिटी कैटेगरी में ऑलमोस्ट काफ़ी क्या बोलते हैं सर, डेवलपिंग है, काफ़ी डेवलपिंग है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो मेट्रो सिटी में नाम लिखा लेगा। ठीक है सर, तो कहने का मतलब है कि अगर मेट्रो है तो 60 स्क्वायर मीटर, अगर नॉन मेट्रो है तो 90 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और जिसका वैल्यू आपको 45 लाख है। इसमें 1% जीएसटी लगता है रियल एस्टेट प्रमोटर के केस में, लेकिन आईटीसी इसमें नहीं मिलेगा विदाउट आईटीसी। 5% without ITC is applicable on construction of all houses other than affordable houses। अगर अफोर्डेबल हाउसेस है और अगर 5% जीएसटी रियल एस्टेट प्रमोटर देता है, मतलब कलेक्ट करता है, तो अफोर्डेबल हाउस में 5% में ऑल हाउसेस अदर देन
अफोर्डेबल हाउसेस, तो उसमें 5% लेगा तो आईटीसी ले सकता है। कमर्शियल अपार्टमेंट सच एज शॉप्स, ऑफिसेस एटसेट्रा इज ए रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, आरआरईपी। मैंने रिसेंटली रेरा में भी पढ़ाई किया सर। अब ये सीएस एग्जीक्यूटिव में, सीएसए में फाइनल में रेरा एक्ट के बारे में जानकारी लेना पड़ता है, ठीक है। तो रेरा एक्ट के अंदर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बात होता है, वो अलग चीज़ है। रेरा एक्ट में बेसिकली रियल एस्टेट प्रमोटर किसी को धोखा ना दे, उसके बारे में बेसिकली बोला गया है। कमर्शियल अपार्टमेंट जैसे कि शॉप्स, ऑफिसेस एटसेट्रा इन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन विच द कार्पेट एरिया ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट इज नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल कार्पेट एरिया ऑफ ऑल अपार्टमेंट्स। मतलब अगर किसी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में कमर्शियल अपार्टमेंट बनता है, कमर्शियल अपार्टमेंट जैसे कि दुकान, ऑफिस के लिए जो स्पेस, वो टोटल कार्पेट एरिया का 15% से ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकते। बात समझिए, ठीक है। मतलब बात को समझो क्या चलता है। जो लोग रियल एस्टेट के साथ, जैसे स्नेहाशीष को जरूर पता चलेगा बिकॉज स्नेहाशीष रियल एस्टेट से साथ कनेक्टेड है, और भी लोग जानकारी रखते हैं। স্যার বলো। বল স্যার, রিয়েল এস্টেটের ব্যাপারে একটু আইডিয়া দে। ধর একটা প্রজেক্ট হচ্ছে, ঠিক আছে, একটা রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট, रेसिडेंशियल स्नेहाशीष को का प्रोजेक्ट चलता है, मुझे पता है। तो मानो कि ये जो एक प्रोजेक्ट में न्यू टाउन में ले रहा हूँ, एक इमेज लेता हूँ। जैसे मानो कि ये एक प्रोजेक्ट है, अब इस प्रोजेक्ट के सामने शॉप होगा, ऑफिस भी होगा, है ना सर? होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो इसमें ऑफिस या ऑफिस स्पेस या शॉप स्पेस आता है कि नहीं आता इसके लिए? मतलब जो स्पेशली ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया होता है वो शॉप या ऑफिस स्पेस के लिए रखा जाता है, और बाकी स्पेस जो है वो बेसिकली रेसिडेंशियल के लिए ही है। मतलब मेनली ये प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल। हेलो यस सर। तो इसमें यही कहा जा रहा है सर कि ये जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनता है ना, ठीक है, किसी भी सिटी में, कमर्शियल अपार्टमेंट सच एज शॉप्स, ऑफिसेस एटसेट्रा इन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन विच द कारपेट एरिया मतलब जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जहाँ तक जिस एरिया में हम लोग कारपेट बिछा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। आप उतना ही समझ लो, अब ज़्यादा मैं रियल एस्टेट के बारे में बात नहीं करूँगा, बट इतना समझ लो, अगर कोई अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट में जितना एरिया में आपका कारपेट आप लगा सकते हो, ठीक है, साइड मतलब बाहर का दीवार को छोड़ के, वो एरिया कारपेट एरिया कहा जाता है। कारपेट एरिया ऑफ कमर्शियल अपार्टमेंट। हाँ बोलो बोलो सर। ये ঘরটুকু হচ্ছে কার্পেট। हाँ আরেকবার বল কি বললি? সে আমাদের নিজের ঘর, নিজের যে ফ্ল্যাটটা নিজের টুকু শুধু কার্পেট एरिया। हाँ हाँ हाँ, जितना ओन एरिया आगे है। হলো সুপার बिल्डअप। अब अगर अगर पूरा लीफ वगैरह सब साइड वाला सब चीज लेके, स्टेयर्स वगैरह सब लेके, तो ये क्या बन जाएगा? सुपर बिल्डर। वेरी गुड, थैंक यू। सुपर, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर बिल्डर नहीं बोला, यहाँ पर कारपेट एरिया बोला, ठीक है। टोटल जितना कारपेट एरिया है ऑफ द कमर्शियल अपार्टमेंट इज नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल कारपेट एरिया ऑफ ऑल अपार्टमेंट। मतलब सारा अपार्टमेंट का जो टोटल जितना एरिया है उससे 15% से ज्यादा कमर्शियल अपार्टमेंट का एरिया नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट, मतलब कमर्शियल टोटल प्रोजेक्ट कमर्शियल नहीं है, वो बेसिकली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में जितना थोड़ा बहुत भी आपको कमर्शियल स्पेस का यूज करने का मौका मिलता है, वो टोटल कारपेट एरिया का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो तभी जाके आप 5% का जीएसटी तो ले पाओगे, ठीक है, 5%, लेकिन विदाउट आईटीसी इज एप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउस। सारे हाउसेस में आप 5% लगा सकते हो, आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर अफोर्डेबल हाउसेस कैटेगरी में हुआ 5% जीएसटी है आपका, आईटीसी ले सकते हो। और अगर कमर्शियल अपार्टमेंट है, जो आपको मैंने बताया आपको, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर बनता है, उसका अगर टोटल एरिया का 15% से ज़्यादा हो जाता है तो आपको आईटीसी एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली ये हो गया आपका प्रोमोटर का जीएसटी का एरिया। कंडीशन क्या है? अबव टैक्स रेट शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये यार आवाज बोलो सर 5% 1%। 5% 1% मतलब ये जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो न्यू प्रोजेक्ट बाय प्रोमोटर जब कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाता है तो बेसिकली प्रोमोटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो प्रोमोटर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो प्रोमोटर जीएसटी कलेक्ट करेगा, ये समझो, और सरकार के घर में जमा करेगा। प्रोमोटर यहाँ पर कौन हो गया? सप्लायर हो गया। तो प्रोमोटर जब सप्लायर কাস্টমারের থেকে তো আমরা 1% ही दी है, तो अगर तुम 1% लोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा।
इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा हाँ। तुम्हारे, ठीक है। ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउस, अफोर्डेबल हाउस मींस 45 लाख तक का वैल्यू जो है वो अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है। मोर देन 45 लाख होगा तो वो लग्जरी कैटेगरी में या नॉन अफोर्डेबल में चला, ठीक है। 1% विदाउट आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउस, ये जीएसटी का रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोमोटर का रेट है। प्रोमोटर इतना जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। 1% विदाउट आईटीसी, अगर उससे ज़्यादा है तो आईटीसी अवेलेबल कर सकता है, बट नॉर्मल जो रेट चल रहा है 1% विदाउट आईटीसी। अगर 5% है उसमें विदाउट 7 आईटीसी লাখ টাকার বিল্ডিং 7 লাখ টাকার প্রজেক্ট হলো স্যার 1% দিনই। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা ওটা ডিফারেন্ট কন্ডিশনস, বাট বেসিক্যালি কি নিচ্ছি সেটা এখন কি গভর্নমেন্ট কারেন্টলি রেকমেন্ড করেছে, কি নোটিফিকেশন বের করেছে, দ্যাটস এ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। रिसेंट अमेंडमेंट में क्या किया है दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी, बट क्वेश्चन इज दैट गवर्नमेंट का जो रूल है, ठीक है, अगर अगर मानो किसी जगह में 60 लाख को भी अगर अफोर्डेबल कैटेगरी में डाल दिया, दैट्स ए डिफरेंट पार्ट। अगर गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन डालता है या फिर अमेंडमेंट लाता है, अमेंडमेंट तो नहीं लाएगा, ये बेसिकली बीच बीच में नोटिफिकेशन करके हाँ ठीक है भाई एवरेज में 1% लगा दो, वो जीएसटी डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम कर सकता है। लेकिन जो रूल है, समझ रहे हैं ना, जो ये मेन रूल जो है वो 1%। এবার अगर বুঝতে পারছি স্যার। 60 স্কোয়ার मीटर का হ্যাঁ স্যার এবার বুঝতে পেরেছি। ওই জন্য করতে হবে বলতে স্যার, মানে এটা দেখেছি আমি যে লিমিটেশন থাকে তোমার 45 তো এটা বাড়ানো যায়। এটা এবার বুঝতে পেরেছি স্যার কথাটা। এটাকে বাড়াতে হয়, ওই ডিপার্টমেন্টে টাকা পয়সা খাইয়ে এটাকে বাড়াতে হয় যাতে 1% দিতে হয়। বুঝতে পেরেছি স্যার। 1% দিয়ে জমা হয়, তাই তো? এবার বুঝতে পেরেছি। ज़्यादा डिटेल जानकारी किसी को चाहिए, ठीक है, रियल एस्टेट में क्या खेल चलता है, स्नेहासिस से जो कम्युनिकेट कर लेना आप लोग। 5% without ITC is applicable on construction of all houses other than affordable houses and commercial apartment। जब आप प्रोजेक्ट के अंदर रखते हो शॉप, ऑफिस एक्सेट्रा, लेकिन वो कौन सा प्रोजेक्ट है, वो आरआरईपी है। आरआरईपी मतलब रेजिडेंशियल रियल एस्टेट in which the carpet area of commercial apartment is not more than 15% of the total carpet area of all apartment, लेकिन आप उसमें 5% लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब कुछ कंडीशन है इसमें। अब टैक्सेस रेट शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। 80% ऑफ द इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज अदर देन सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड अगेंस्ट आप अपफ्रंट पेमेंट, मतलब स्टार्टिंग में जो पेमेंट आपको करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, सेलामी, सेलामी समझते हो, ये देना पड़ता है सर कि भाई बुकिंग अमाउंट टाइप का सेलामी, ठीक है, डेवलपमेंट चार्जेस एटसेट्रा, ठीक है। तो 80% ऑफ द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, ठीक है, अदर देन सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट, इसको छोड़ के, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड छोड़ के, अगेंस्ट अपफ्रंट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, सलामी, डेवलपमेंट चार्जेस एटसेट्रा, ये सब छोड़ के बाकी जो भी है वो इनपुट सर्विस में आएगा। ऑफ एफएसआई इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई, इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस शैल बी परचेज्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन और एक बात है, ये जो 80% ऑफ द इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज जिसका बात यहाँ पर कर रहा है सर, 80% जो भी टोटल इनपुट सर्विस क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि इनपुट सर्विस बेसिकली हेड ऑफिस करता है और वो उसका एक कॉन्सेप्ट आएगा सर, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में चलता है। बट बेसिकली यहाँ पर जो इनपुट एंड इनपुट सर्विस का मैटर है, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा इसके बारे में बोला है। मैं आगे कुछ एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा, ये चैप्टर के एंड में है, मतलब आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूंगा। बट यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है सर कि आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल, पहला बात, और कुछ कंडीशंस है तभी जाके आप ये सब टैक्स रेट लगा सकते हो। और टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विस में 80% ऑफ द इनपुट एंड इनपुट सर्विस में यूज्ड इन अप्लाइंग दी सप्लाइंग दी सर्विस शैल बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। टोटल जो भी सर्विस एक रियल एस्टेट प्रोमोटर देता है उसमें 80% का कम से कम एरिया रजिस्टर्ड पर्सन से लेना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड से लेने से नहीं, ठीक है, तभी वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा, अदरवाइज। क्योंकि ये सब मार्केट में अनरजिस्टर्ड लोग भी है ना, ये सब मार्केट में अनरजिस्टर्ड पर्सन्स भी होता है, ठीक है। तो अगर अनरजिस्टर्ड से करोगे तो आप कैसे क्लेम कर पाओगे? आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? ये एफएसआई ध्यान से सुनना सर, 80% ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, मतलब ये जो भी इनपुट जो भी प्रोवाइड कर रहा है एक रियल एस्टेट
उसमें जो भी वो इनपुट्स या इनपुट सर्विस दे रहा है उसी सर्विस में तो वो जीएसटी कलेक्ट करता है ना प्रमोटर जो इनपुट डाल रहा है, ठीक है, जो बिल्डर है बेसिकली प्रमोटर या बिल्डर जो इनपुट या इनपुट सर्विस दे रहा है उसी से तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, है ना। इस सर्विस के अंदर क्या नहीं है वो बता दिया आपको। अदर देन सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट, बिल्डिंग बनाने के लिए जो राइट का चार्जेस आपने दिया, लॉन्ग टर्म लैंड लीज जो आपने दिया, अपफ्रंट पेमेंट अगर आपने कोई प्रीमियम भरा, सलामी भरा, डेवलपमेंट चार्जेस भरा जो सरकार के घर में या फिर सरकार के घर में नहीं जाएगा, ये सब बेसिकली जिसका प्रॉपर्टी है उसको एज ए सलामी के हिसाब से देना पड़ा, ठीक है, ये सब इनपुट के अंदर नहीं आता, ठीक है। और एफएसआई मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ठीक है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स आप लिख के रख सकते हो। एफएसआई का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ठीक है। इसके हिसाब से आपका एक एडिशनल फी लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस लग सकता है, हाई स्पीड डीजल का चार्जेस लग सकता है, मोटर स्पीड नेचुरल गैस का चार्जेस लग सकता है। ये सब कुछ छोड़ के आपको हिसाब लगाना पड़ेगा इनपुट एंड इनपुट सर्विस। तो यही बोला सर 80% ऑफ द इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, बीच में इनको बाहर कर दो, यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस शैल बी परचेज्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब प्रोमोटर को किसी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन से जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उन्हीं से ये सब सर्विसेज खरीदना पड़ेगा। मतलब जिससे वो खरीद रहा है, ठीक है, और फिर वो किसी को सर्विस दे रहा है, तभी ना वो परचेज भी करेगा, खुद भी खरीदने के टाइम पे रजिस्टर्ड से ही लेगा, तभी जाके वो बेसिकली ये आईटीसी वगैरह या जो भी उसका कंडीशंस है 1% 5% रूल यही है। बाकी कौन क्या करता है नहीं करता है रियल लाइफ सिचुएशंस दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट रूल यही कहता है। However, if value of input and input service purchased from registered supplier is less than 80%, promoter has to pay GST on reverse services. अगर वो रजिस्टर्ड से नहीं लेता, अगर कोई प्रोमोटर रजिस्टर्ड से सर्विस वगैरह परचेज नहीं करता है, जो भी इनपुट सर्विस वो दे रहा है, ठीक है, जो भी वो इनपुट दे रहा है या इनपुट सर्विस दे रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड से परचेज नहीं कर रहा है, मतलब जो भी एक प्रोमोटर को जो भी चीज़ें खरीदना पड़ता है, ठीक है, वो अगर रजिस्टर्ड से नहीं कर रहा है तो फिर प्रोमोटर को क्या क्या बन जाना पड़ेगा, आरसीएम में आ जाना पड़ेगा। बात को समझे सर, बड़ा ही सिंपल बात है। ये यहाँ पर एक इमेज था, मानो कि ये रियल एस्टेट, ये प्रोमोटर है, ये एक्चुअली कोई प्रोमोटर नहीं है, इंजीनियर है। मानो ये प्रोजेक्ट विश्वजीत तेरा है, ठीक है। अब तुम जो भी अपना प्रोडक्ट परचेज करते हो, ठीक है, इनपुट मतलब क्या, इनपुट मतलब तुम्हारा परचेज जो है वो तुम्हारा इनपुट है ना। हेलो, यस सर। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए तुमने जो भी परचेज करते हो, ठीक है, वो तुम्हारा इनपुट है ना। यस सर। और परचेज के टाइम पे तुम जो टैक्स देते होंगे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। बेसिक्स ऑफ जीएसटी में इनपुट टैक्स के बारे में बोला गया है। जो हम लोग खरीदने के टाइम पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो भी खर्चा हम कर रहे हैं, चाहे वो क्रेन का खर्चा हो, बिल्डिंग मटेरियल्स का खर्चा हो, हम लोग एज ए प्रोमोटर जो भी टैक्स दे के खरीदते हैं दैट इज माई इनपुट टैक्स, या फिर इनपुट सर्विस टैक्स, या तो प्रोडक्ट या इनपुट सर्विसेज। तो परचेज के टाइम पे हम जो टैक्स बेसिकली देते हैं, अगर ये किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ये रियल एस्टेट प्रोमोटर लेता है तो अनरजिस्टर्ड तो टैक्स नहीं दे पाएगा सरकार के घर में। मतलब बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में बिजनेस करता है, मानो कि ब्रिक्स का, सैंड का जो बिजनेस करता है, अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड कोई है जिससे लेके प्रोमोटर अपना बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, ना क्वेश्चन इज दैट अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसको तो मतलब अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर है जिससे प्रोमोटर को मिला है, अब अनरजिस्टर्ड को पकड़ने गवर्नमेंट तो नहीं जाएगा ना। हेलो, हमारे देश में ऐसा बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सप्लायर है ना जो प्रोमोटर को माल सप्लाई करता है, सप्लाई करता है। हाँ, माफिया क्यों बोल रहे हैं भाई, माफिया ही क्यों, नॉर्मल लोग भी तो करता है। अब यहाँ पर माफिया कहाँ से आ गया, माफिया को छोड़ो साइड। बालू माफिया नहीं ठीक है, बालू का कोई माफिया नहीं है, हम सब नॉर्मल बात कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज, ठीक है, माफिया की नहीं छोड़ सकते, ठीक है, अनऑर्गेनाइज है, ये सब इलीगल बात हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर। बालू का हर चीज का माफिया होता है, वो छोड़ो। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर प्रोमोटर जिससे इनपुट ले रहा है अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रोमोटर हैज टू पे जीएसटी, और वो भी आरसीएम कैटेगरी। मतलब प्रोमोटर कलेक्ट करके देता था, अब क्या करेगा, हाँ प्रोमोटर रिवर्स चार्ज में देगा, ठीक है। प्रोमोटर हैज टू पे जीएसटी
मतलब सप्लायर जो सप्लायर था उसका भी क्या हो जाएगा, उसका भी पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोमोटर पे आ जाएगा, ठीक है, ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 18% ऑन ऑल सच इनवर्ड सप्लाई। जितना इनवर्ड सप्लाई प्रोमोटर लेगा, नॉर्मली सप्लायर को देना चाहिए था, जो प्रोमोटर को सप्लाई कर रहा है उसको देना चाहिए था, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो प्रोमोटर को सप्लाई कर रहा है उसको नहीं देना है, प्रोमोटर को ही गवर्नमेंट को जमा करना है ऑन ऑल सच इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई ध्यान से सुनना, प्रोमोटर जो नॉर्मली देता है वो आउटवर्ड सप्लाई में देगा, प्रोमोटर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो उस पे देगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई अनऑर्गेनाइज प्लेयर से, अनरजिस्टर्ड प्लेयर से प्रोमोटर कुछ इनपुट ले रहा है, इनवर्ड सप्लाई ले रहा है, तो प्रोमोटर को उस पे देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटेंड शॉर्ट ऑफ 80% ऑफ द इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। अगर 80% से जितना नीचे एक रजिस्टर्ड सप्लायर से नहीं लेगा उतना, ठीक है। फर्दर वेयर सीमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मानो सीमेंट लिया किसी अनरजिस्टर्ड से, बात समझ में आ रहा है सर, मानो प्रोमोटर बिल्डिंग ठोक रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, अनरजिस्टर्ड से सीमेंट लेके, द प्रोमोटर सेल पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सच सीमेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। नॉर्मली ये सीमेंट का सप्लाई जो कर रहा है उसको देना चाहिए था, है ना, गवर्नमेंट के घर में सीमेंट सप्लायर को जीएसटी जमा करना चाहिए, बट क्योंकि सीमेंट सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इस केस में प्रोमोटर को देना पड़ेगा। अरे सर बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। सर वो 80% वाला एक बार समझा दीजिए। 80% मतलब जो टोटल अमाउंट, मान कि तेरा तूने 10 लाख का सामान खरीदा, ठीक है, 10 लाख का तूने इनवर्ड सप्लाई लिया, ठीक है, माने सीमेंट लिया, बालू लिया, ब्रिक्स लिया, 10 लाख का 80% कितना होता है? 80,000 8 लाख 8 लाख, ठीक है। 8 लाख अगर तुम्हारा 80% रजिस्टर्ड से हो रहा है तो रजिस्टर्ड सप्लायर से ही गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट कर लेगा इनवर्ड सप्लाई का। बट अगर आपका 80% से कम हो जाता है, if value of input and input service purchased from registered supplier is less than 80%, promoter has to pay GST on reverse charge basis at the rate of 18% on all such inward supplies to the extent short of 80%, मतलब 80% से नीचे जितना आपने अनरजिस्टर्ड से लेगा, ठीक है, मतलब 8 लाख से नीचे, मतलब मानो तुमने 6 लाख रजिस्टर्ड से लिया और 2 लाख अनरजिस्टर्ड से लिया, ये 2 लाख का जीएसटी गवर्नमेंट किससे लेगा? अनरजिस्टर्ड सीमेंट सप्लायर से लेगा कि तुमसे लेगा, मतलब प्रोमोटर से लेगा? प्रोमोटर से लेगा। प्रोमोटर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कैसे कलेक्ट करेगा वो प्रोमोटर का चिंता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट प्रोमोटर को पकड़ेगा कि भाई तुमने सीमेंट अनऑर्गेनाइज प्लेयर से लेके बिजनेस को, मतलब प्रॉपर्टी में अप्लाई किया, अब ये तुम्हारा जिम्मा, मतलब बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम मार्केट से जीएसटी कलेक्ट करो और सरकार के घर पे डायरेक्ट, मतलब जो तुम्हारा सप्लायर है तुम तो रिसिपेंट हो। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जीएसटी कैसे होता है, सप्लायर पे करते हैं कि रिसिपेंट पे करता है? सप्लायर पे करता है, लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपेंट, ठीक है, समझ में आ गया सर? सिंपल बात है, बेसिक्स ऑफ जीएसटी का क्लास एक बार सभी को ही करना सर, ठीक है। और मैंने ये आरसीएम तो मैंने रिसेंटली समझाया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि काजू का स्टोरी नहीं सुना था आप लोग, ठीक है, जो लोग रिसिपेंट पे करता है जीएसटी, रिसिपेंट पे करता है, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट वही बोल रही है कि अगर तुम्हारा 80% से नीचे जितना होगा, ठीक है, मानो तुमने 6 लाख किया तो ये 60% हो गया, तो 20% क्या हो गया, 20% अनरजिस्टर्ड हो गया, तो उसका पेमेंट कौन करेगा? प्रोमोटर करेगा, ठीक है। अरे बोझा क्या लो, ये समझ जितना खरीदेंगे उसका 80% जो दिया है वो करेगा, 20% रजिस्टर का वो हम करेंगे, प्रोमोटर हम करेंगे, मतलब तुम प्रोमोटर हो, है ना? यस सर। So further, where cement is received from unregistered person, the promoter shall pay tax on supply of such cement on reverse charge basis. Section याद रखिएगा, section 9 subsection 4 of the CGST at the applicable rate which is 28%, इसमें 14 CGST 14 SGST, बाकी जो भी चेंजेस रहेगा रेट चार्ट देख लेना उसके हिसाब से। Moreover, GST on capital goods shall be paid by the promoter on reverse charge basis. Capital goods पे भी जो GST है वो भी RCM होता है,
अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST एक्ट एट द एप्लीकेबल। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स मतलब प्रोमोटर ने अगर कोई गुड्स, कैपिटल मतलब कोई मशीनरी गुड्स, जो कैपिटल गुड्स है ना, जो मशीन मानो कि कोई क्रेन वगैरह यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसका भी कैपिटल गुड्स का जो जिसने सप्लाई किया, जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स हैव बी पेड बाय द प्रोमोटर ऑन रिवर्सल बेसिस। मतलब वो कैपिटल गुड्स जिसने सप्लाई किया, जो बेसिकली मशीन है, कोई जनरेटर दिया, ठीक है, कोई मशीन से कोई ढलाई मशीन दिया, ढलाई का जो सीमेंट को ये करते हैं ना, तो जो भी उस कैपिटल गुड्स बिजनेस में आया, उसका भी अगर कोई जीएसटी का मैटर है तो वो भी प्रोमोटर से ही रिवर्सल बेसिस में कलेक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन। ठीक है, बाकी अगर आप 1% लेते हो अफोर्डेबल हाउस के केस में नो आईटीसी, और अगर आप 5% लेते हो तो इसका भी रूल्स मैंने आपको, तो ये है रियल एस्टेट का जीएसटी। ठीक है, और कुछ नहीं है रियल एस्टेट में, मतलब प्रोमोटर के फील्ड से और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सर कॉम्पोजिशन लेवी। अच्छा, कॉम्पोजिशन लेवी सुन के क्या क्या समझ में आ रहा है? सेक्शन 10 सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में बताया गया। और ये कॉम्पोजिशन लेवी कौन है, किसको कॉम्पोजिशन में रखा गया, गवर्नमेंट क्यों कॉम्पोजिशन को रखा, इसके पीछे का कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड कॉम्पोजिशन लेवी। कौन है ये लोग, क्या काम है इनका, क्या चाहता है सरकार। ठीक है, चलो सरकार क्या चाहता है, इसके लिए हमें सेक्शन 10 को थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। भाई गवर्नमेंट तुम चाहते क्या, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी तुम चाहते क्या हो, तो इसके लिए आपको ओवरव्यू ऑफ द स्कीम समझना पड़ेगा। ये जो कॉम्पोजिशन लेवी है इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। ये स्मॉल टैक्स पेयर से लिया जाता है, इसका टर्नओवर अप टू प्रेस्क्राइब लिमिट तक है। इसका टर्नओवर एक प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर बांधा हुआ है। प्रेस्क्राइब लिमिट किसके तरफ से, एज पर द गवर्नमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी and to reduce the compliance cost for the small taxpayers। जो स्मॉल लेवल बिजनेस चलाते हैं, जिनके लिए बिजनेस में सीएस रखना, सीए रखना या सीएमए रखना मैंडेटरी नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जिनका बिजनेस टर्नओवर मोटा मोटी, ऐसे में टर्नओवर का डिटेल्स आपको बताता हूँ, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, बट जिसका बिजनेस टर्नओवर ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, जिसका बिजनेस टर्नओवर काफ़ी स्मॉल अमाउंट में रह जाता है, ठीक है, उनके केस में ये बेसिकली काम करता है। ठीक है, जैसे ये बिजनेस यहाँ पर एक 1.5 करोड़ का भी लिमिट है और एक 75 लाख का भी लिमिट है। ठीक है, देख सकते हैं आप। टर्नओवर लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी ऑफ गुड्स, ठीक है, इसका एनुअल टर्नओवर 75 लाख तक के अंदर आता है। ठीक है, 75 लाख का टर्नओवर है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, मणिपुर में हो, मेघालय में हो, मिजोरम में हो, नागालैंड में हो, सिक्किम में हो, त्रिपुरा में हो, मतलब बेसिकली उत्तराखंड छोड़ के 7 सिस्टर्स। ठीक है, 7 सिस्टर्स उत्तराखंड और सिक्किम, सिक्किम में नहीं आता है 7 सिस्टर्स में, आता है क्या सिक्किम 7 सिस्टर्स के अंदर? नहीं ना, क्या सिक्किम को 7 सिस्टर में काउंट किया जाता है? मोस्ट प्रोबेबली नो। 7 सिस्टर में कौन कौन आता है? ये हमारा 7 सिस्टर में काउंट किया जाता है। इसमें त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है। मिजो किधर चला गया सर? ये रहा मिजो। ठीक है, 7 सिस्टर देखो, याद रखना मैं क्यों दिखा रहा हूँ। मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, कितना हुआ? 3 2 5। उधर अरुणाचल और आसाम। ठीक है, इधर आपका अरुणाचल और इधर हो गया, ये हो गया हमारा 7 सिस्टर। नॉर्थ ईस्ट में इन्हीं को लिया जाता है सर, नॉर्थ ईस्ट में इन्हीं को काउंट किया जाता है, अरुणाचल को, आसाम को, नागालैंड को, मणिपुर को, मिजोरम को, त्रिपुरा को, मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7। सिक्किम 7 सिस्टर के अंदर नहीं आता लेकिन पहाड़ी है। ठीक है, तो 7 सिस्टर तो आ ही गया। ठीक है, ऐसे बंगाली में एक बहुत सुंदर एक गाना था, 7 भाई चंपा। अगर जो लोग बंगाली मूवी देखे होंगे बचपन में या स्टोरी सुने होंगे, जरूर सुना होगा 7 भाई चंपा। आई डोंट नो, 7 भाई चंपा जागो रे जागो बोल के गाना सुना था। आई डोंट नो आप लोग सुना है कि नहीं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी सर। हां, सुना है या है सर, सुना? हां, बंगाली जाग गया, 7 भाई चंपा।
जब भी। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट, अगर याद रखना है ठीक है, तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अरे कौन बात हो गया, आसाम नहीं है? अच्छा आसाम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आसाम को छोड़ दिया, आसाम बड़ा स्टेट है इसलिए नहीं है, उसको इंक्लूड किया गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। पहाड़ी में से सिक्किम आ गया, उत्तराखंड आ गया, और अरुणाचल। अरुणाचल तो 7 सिस्टर का ही पार्ट था, ठीक है। ये लोग 75 लाख के कैटेगरी में हैं, और बाकी जितना स्टेट है इनके लिए 1.5 करोड़ का लिमिट बांधा गया है, ठीक है। 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर अगर आपका है तो आप स्मॉल बिजनेस के अंदर अकाउंट किया जाएगा आपको, और आपके लिए कंप्लायंस मैंडेटरी नहीं, ठीक है। आपको ये टाइम पे जीएसटी फाइल करो, वो फाइल करो, इतना कॉम्प्लायंस के झंझट से आपको मुक्त किया गया, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या चूज करोगे? आपके लिए ये कॉम्पोजिशन, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इसका सर उसे ज्यादा रहेगा तो देना पड़ेगा 1.6 करोड़ को। तब आपको पूरा फुल रेट देना पड़ेगा, तब आपको कॉम्प्लायंस भी टाइमली जमा करना पड़ेगा, मंथली या क्वार्टरली रिटर्न जमा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कॉम्पोजिशन वालों का सुविधा क्या है वो तो जान लो पहले। ये तो जान लो कि कॉम्पोजिशन में सुविधा भी है, असुविधा भी है, ठीक है। असुविधा ये है सर, आईटीसी नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंप्लिसिटी है, स्मॉल टैक्स पेयर्स का कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना है। द स्कीम वाज डिजाइन्ड टू बेनिफिट द स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। सो द स्कीम वाज फंडामेंटली फॉर द suppliers of goods and only for restaurant service providers, basically उनके लिए था। However, धीरे धीरे suppliers availing composition schemes were permitted to supply other services also, though only up to small specified value, ठीक है। स्पेसिफाई कर दिया तो कितना वैल्यू का टर्नओवर होने से आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। सबसेक्शन 1 and 2 of the GST Act, section 10 CGST Act, ठीक है। अंडर दिस स्कीम सप्लायर ऑफ गुड्स एंड गुड्स, सप्लायर ऑफ गुड्स, जो गुड्स का सप्लायर है, हैव द ऑप्शन, उनके पास क्या ऑप्शंस है? सप्लायर ऑफ गुड्स हैव द ऑप्शंस, supplier of goods have the options to pay tax at the concessional rate of 1%. जैसे आपने अभी रियल एस्टेट में देखा ना 1% वैसे, ठीक है। वो 1% जीएसटी पे करेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी of the turnover, and the restaurant service provider have the option to pay tax at the rate 5%. Restaurant service provider जो करते हैं उनका 5% of the turnover. Small taxpayers with an aggregate turnover in the preceding financial year, जिसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर रहा है, ध्यान से सुनना, जिसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर रहा है, they are eligible to pay tax at these rates in the current financial year. मतलब अगर प्रीवियस ईयर 21-22 में, ठीक है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर, अब एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा सर, कुछ देर में आता हूँ सर। आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 में 1.5 करोड़ के अंदर रहना चाहिए नॉर्मल केस में। एक्सेप्शनल कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इन दैट केस वो 75 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 1.5 करोड़ के अंदर हो नॉर्मल स्टेट्स के अंदर, तो आप 1%, अगर आप नॉर्मल गुड्स में हो 1% का डायरेक्ट पेमेंट करना, कंसेशनल रेट है। और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके लिए 5% का टैक्स स्लैब है, ठीक है, आप 5% में दे सकते हैं अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। हाउएवर एक बात याद रखना है सर, a person engaged exclusively in the supply of service other than restaurant service is not eligible for this composition. जो सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस में है वही रहेगा, ठीक है। रेस्टोरेंट के साथ दूसरा चीज का भी बिजनेस है किसी चीज का, तो वो लोग इसके अंदर नहीं होता। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। In order to provide benefit of composition schemes to persons engaged in the supply of service other than restaurant service whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to 50 lakh, ये भी एक स्पेशल कंडीशन है, जिसका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 लाख के अंदर है, ध्यान से सुनना, 50 लाख। In order to provide benefit of composition scheme to person engaged in supply of service other than restaurant service whose aggregate turnover in the preceding financial year 50 लाख के अंदर है, a scheme to pay tax at the rate 6%. इनको 6% का जीएसटी देना पड़ेगा of the turnover was introduced subsequently.
A mixed supplier who is primarily engaged in supplying service other than restaurant service along with marginal supply of goods, restaurant भी देता था, कुछ goods भी supply करता था, could also avail the benefit of these schemes. The provision of these sections are contained in subsection 2A of subsection. तो बेसिकली रेस्टोरेंट के साथ साथ बेसिकली ये देख सकते हैं आप, जो लोग वीडियो फोटोग्राफर होते हैं, जो लोग गैरेज चलाते हैं, जो लोग टेलरिंग सर्विस देते हैं, ठीक है, जो लोग सैलून चलाते हैं, ठीक है, इनको भी इस कैटेगरी के अंदर रखा गया। और ये लोग 6% टर्नओवर पे 6% जिसका 50 लाख एनुअल टर्नओवर रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जानते हो? किसी यहाँ पर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट ये है सर, बात ध्यान से समझना, कि जो उनका गैरेज है ये स्पेशल स्किल्स पे चलता है, वीडियो फोटोग्राफी स्पेशल स्किल्स पे चलता है, हाई मार्जिन बिजनेस है, 50 लाख एनुअली अगर किसी का टर्नओवर है मतलब बहुत अच्छा इनकम है। टेलरिंग सर्विस 50 लाख अगर एनुअली किसी का टर्नओवर आ जाता है ना, इट्स वेरी वेरी ह्यूज इनकम। मतलब ये मतलब आप समझ रहे हो ना, 50 लाख क्रॉस कर गया मतलब इनका इनकम टैक्स स्लैब किधर जाएगा। और इसके बिजनेस में टर्नओवर 50 लाख मतलब ये तो पर्सनल स्किल का है, कितना मार्जिन रह सकता है आप लोग इमेजिन कर रहे हो? सैलून बिजनेस पे खर्चा क्या है, अर्निंग बहुत है क्योंकि स्किल है, चलता है। गैरेज का जिनका गाड़ी का गैरेज वगैरह स्पेयर पार्ट्स का जो गाड़ी मैकेनिक है, मैकेनिक में भी पैसा बहुत है। जो लोग वीडियोग्राफी करता है एक स्किल है। टेलरिंग बिजनेस, सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो, समझ पा रहे हैं सर कि नहीं? बोलो। गवर्नमेंट क्यों इन लोगों को नहीं छोड़ेगा? 50 लाख क्रॉस करना मतलब आप हाई इनकम ग्रुप में आ जा रहे हो सर, इसीलिए आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस केस में आपको 6% कॉम्पोजिशन लेवी में डाल दिया जाएगा, आपको कंप्लायंस के झमेला में नहीं डालेगा, ठीक है। क्वार्टर में रिटर्न करो, आर करो, इतना नहीं करेगा। सीएसवी रखने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? Salons, Yes, sir. stylists, tailors, etc. This scheme provides an option to such suppliers to pay tax at 6% of the turnover in the current financial year after an aggregate turnover of 50. Aggregate turnover कैसे कैलकुलेट होता है मैं अभी कुछ देर में डिस्कस करूँगा। Suppliers opting for compositions levy need not worry about the classification of their goods and service, ठीक है। HSA, NSSE ये सब में ध्यान नहीं देना है। Rate of GST applicable on their goods and service etc. They are not required to raise, मतलब क्या रेट है, क्या क्लासिफिकेशन है, HSN कोड क्या है, SSC कोड क्या है, ये सब कंप्लायंस के किसी भी चीज में इनको नहीं पढ़ना है। They are not required to raise any tax invoice, इवन इसको टैक्स इनवॉइस भी रेज करने का जरूरत नहीं, बट सिंपली नीड टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। इनको सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, वेयरइन नो टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम द रिसिपेंट। रिसिपेंट से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। रिसिपेंट मतलब जो इनका सर्विस लेने जाएगा, टेलरिंग सर्विस हो या सैलून का सर्विस हो, रिसिपेंट से कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका अगर टर्नओवर 50 लाख के आसपास, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर अगर 50 लाख अप टू हो जाता है, ठीक है, तो इन दैट केस इनका कॉम्पोजिशन स्कीम पे इनको टैक्स देना पड़ेगा। An eligible person opting to pay tax under the composition scheme shall instead of paying tax on every invoice at the specified rate, pay tax at the prescribed percentage of his turnover every quarter, ठीक है। At the end of a quarter, he would pay the tax without availing the benefit of ITC, ठीक है। जैसे कि क्वार्टर क्या है, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई में पेमेंट करेगा इस क्वार्टर का, जितना उसका टर्नओवर हुआ है। अगर 45 लाख का टर्नओवर रहा है तो 45 लाख पे 6% जितना होता है गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। आईटीसी कुछ अवेल नहीं कर सकता, ठीक है। आईटीसी अवेल नहीं करता है, कस्टमर से भी चार्ज नहीं कर सकता, करेगा भी नहीं। कस्टमर से चार्ज करेगा तो कस्टमर आना बंद हो जाएगा। ये सुनो सर, अगर ये सब बिजनेस में जीएसटी लगाना चालू कर दे तो कस्टमर का हो जाएगा ना बल्ले बल्ले, तो कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो रिटर्न इज ऑल्सो बी फाइल्ड एनुअली बाय कंपोजिशन सप्लायर। एनुअल रिटर्न फाइल करने से ही हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ इज कंपलसरी फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन। यस, आपको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा कि भाई मैं कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता हूँ। जब मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर करवाऊंगा
तो कैसे किसको कौन से फॉर्म से रजिस्टर करना है इसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। लेकिन कॉम्पोजिशन लेवी का रूल क्या है आपको मैंने बताया। द प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन लेवी आर कंटेन्ड इन सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 and chapter 2 of central goods and service tax rules 2017. The said rules have been incorporated in the discussion of the following para and relevant cases. As seen above, the section 10 stipulates two types of composition scheme. Composition schemes under section 10 subsection 1 and composition scheme provided under section 10 subsection 2A. ठीक है। Section 10 subsection 1 and section 10 subsection 2 क्या बताता है? Referred to as a composition scheme for goods और section 10 subsection 2A composition scheme for service के बारे में। Turnover limit I already discussed for opt-in composition scheme. Section 10 subsection 1, Section 10 subsection 2A and Section 10 subsection 3. Section 10 subsection 1 of the CGST Act provides that turnover limit is 50 lakh in the preceding financial year for becoming eligible for composition levy for goods. However, provision to Section 10 subsection 1 empowers the government to increase the said limit to 50 lakh up to 1.5. गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट चाहे तो 50 लाख से इसको 1.5 करोड़ तक बढ़ा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 50 लाख का टर्नओवर को मैक्सिमम इंक्रीज करके 1.5 करोड़ तक भी कर सकता है अगर जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया तो। In view of the said power, the government to increase the turnover limit for composition levy as granted by first provision of section 10 subsection 1. The turnover limit for composition levy for goods has been increased from 50 lakh to 1.5 करोड़। नोटिफिकेशन आया था यहाँ पर 2019 में 7 मार्च को, ठीक है। However, the said notification further stipulates that the turnover limit for composition levy for goods shall be 75 lakh special category states के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं और इनके केस में 1.5 करोड़ का अमाउंट का लिमिट 75 लाख में फिक्स किया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, आसाम, हिमाचल भी स्पेशल कैटेगरी में आता है। आसाम, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर दे आर आल्सो स्पेशल कैटेगरी, बट इनका टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ रखा गया है। Thus, if the aggregate turnover of supplier in a state of other than special category states, except Assam, Himachal and Jammu, up to 1.5 crore in the preceding financial year, said supplier is eligible for composition scheme for goods. Further, it is important to note that aggregate turnover is computed on all India basis for a person having same permanent account number. अगर सेम पैन नंबर है, सेम पैन नंबर में ऑल इंडिया बेसिस में टर्नओवर को कैलकुलेट किया जाए। अब आपके मन में चल रहे से टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करता है, मैं बहुत जल्दी आपको टर्नओवर की कैलकुलेशन सिखाऊंगा। बट बिफोर दैट कुछ एग्जांपल्स या केस स्टडीज हो जाए, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हो जाए। एक जूता का डीलर है, शूज डीलर पृथ्वीराज, इनका ऑफिस है महाराष्ट्र में और गोवा में। कहाँ ऑफिस है? महाराष्ट्र में ऑफिस है और गोवा में ऑफिस है। बढ़िया है। ये रहा हमारा महाराष्ट्र और ये रहा हमारा छोटा सा स्टेट गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है सर? भारत का सबसे छोटा स्टेट क्या है? गोवा ना? गोवा। वेरी गुड, सबसे छोटा स्टेट से गोवा। गोवा का भी कहानी है सर। गोवा एक्चुअली पुर्तगीज में कंट्रोल में था, ओके। पुर्तगीज यहाँ से जाने का सोच नहीं रहा था, ये लोग ब्रिटिश चला गया बट पुर्तगीज जाने के लिए रेडी नहीं था, फिर बाद में इनको भगाया गया। तो शू डीलर पृथ्वीराज has offices in Maharashtra and Goa. He makes intrastate supply of goods from both these offices. Intrastate करता है महाराष्ट्र के अंदर और गोवा के अंदर। In order to determine whether Prithviraj is eligible to avail benefit of composition scheme, in order to determine whether Prithviraj is eligible to avail benefit of the composition scheme for goods, turnover of both offices would be taken into account. दोनों में इसका ऑफिस है तो दोनों ऑफिस में इसका इंटरेस्ट रेट कितना टर्नओवर होता है वो देखना पड़ेगा। And if the same does not exceed 1.5 crore, ठीक है, Prithviraj can opt to avail composition levy scheme, subject to fulfillment of other prescribed conditions for goods for both the offices. मतलब चाहे महाराष्ट्र का ऑफिस हो चाहे गोवा का ऑफिस हो, दोनों मिला के अगर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है तो वो कॉम्पोजिशन का बेनिफिट ले सकता है। मतलब कॉम्प्लायंस भरने का जरूरत नहीं है, ठीक है, एनुअल रिटर्न भर देगा और एनुअल क्वार्टरली 6% या 5% या 1% जो भी उसका सर्विस हो उसके हिसाब से वो जीएसटी कर देगा। फर्दर द ऑप्शंस ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन to avail composition scheme for goods at the lakhs
with effect from day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds threshold limit of 1.5 crore. ध्यान से समझना, जिस दिन से, जिस फाइनेंशियल ईयर से उसका 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, अगर एक्सीड कर गया 1.5 करोड़, वो लैप्स हो जाएगा। अगर आपका किसी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ लैप्स हो गया, मतलब अगर और आप और कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह पाओगे, 1.5 करोड़ फॉर अदर स्टेट्स एंड 75 लाख फॉर 8 स्पेशल कैटेगरी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 आपको ये बताता है। अगर एक बार हो गया मतलब आप कंपोजिशन स्कीम और अवेल नहीं कर पाओगे, तब लेस कंप्लायंस में नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपका इनकम 1.5 करोड़ छोड़ के आगे निकल चुका है। स्पेशल कैटेगरी के केस में 75 लाख छोड़ के आगे निकल चुके हैं। क्लियर हुआ बात? हेलो, हाँ सर। टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विस, अगर आप सर्विस बिजनेस में हो, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाया अभी सैलून सर्विस है ना, सैलून सर्विस बिजनेस में हो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A सर्विस के बारे में बात करता है और 10(1) और 2 गुड्स के बारे में बात करता है। टर्नओवर लिमिट 50 लाख है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर बिकमिंग एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। एक हेयर स्टाइलिस्ट है, इसका नाम है बिल्लू बर्बर, इसके ऊपर एक मूवी भी बना था, शाहरुख खान और ग्रेट आर्टिस्ट था तभी इरफान खान, अभी नहीं है सर, चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका मूवी। आप लोग जानते हो ना इरफान खान? हाँ, यस सर। बहुत अच्छा एक्टर है सर, ग्रेट आर्टिस्ट। अच्छा, लोग ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। हेयर स्टाइलिस्ट बिल्लू बर्बर, उनके शाहरुख खान, और एक्चुअली मूवी इरफान खान का ही था, लेकिन उसमें शाहरुख खान भी था मूवी में, ठीक है। The hairstylist Billu Barber has his salon in Delhi and Haryana, making intrastate supply. Intrastate supply कर रहा है. In order to determine whether Billu is eligible to avail benefit of the composition scheme for service, turnover of both the salons would be taken into account, and if the same does not exceed 50 lakh, अगर दोनों सैलून मिला के दिल्ली एंड हरियाणा दोनों सैलून मिला के अगर 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस नहीं करता है, Billu can opt composition scheme, subject to fulfillment of other prescribed conditions for both the, ठीक है। तो अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर आते हो और अगर आप सर्विस कैटेगरी में आ जाते हो तो आपका टर्नओवर लिमिट 50 लाख में बांध दिया गया है, ठीक है। और इसके केस में 6% का टैक्स रेट लग जाता है। फर्दर द ऑप्शंस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस एंड लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन व्हिच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। 50 लाख जैसे ही क्रॉस कर जाएगा, इनका ये कंपोजिशन स्कीम अवेल करने का जो कॉन्सेप्ट है ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो समराइज, registered person opting for composition scheme for goods should have an aggregate turnover of 1.5 crore नॉर्मल केस में। अगर आप 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो, अच्छा स्पेशल कैटेगरी के अंदर आसाम एंड कश्मीर भी आता है, आसाम, हिमाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा अभी तो कश्मीर नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर अभी सिर्फ JNK यूनियन टेरिटरी हो गया, बट जो भी हो, जम्मू कश्मीर, आसाम एंड हिमाचल प्रदेश ये भी स्पेशल कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन इन ये 1.5 करोड़ कैटेगरी में आता है, स्पेशल कैटेगरी में आता है, लेकिन ये 1.5 करोड़ में आता है। लेकिन बाकी 75 लाख में आपका उत्तराखंड आ जाएगा, आपका अलग से उत्तराखंड आएगा, बाकी 7 सिस्टर में से 6 आ जाएगा, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, ठीक है, ये लोग आएगा, सिक्किम है, ठीक है। याद रखिएगा सर, भारत का मैप देख देख के याद रखिएगा। अच्छा, इन दी preceding financial year, he can avail the benefit of said scheme in the current financial year till time his aggregate turnover in the current financial year does not exceed, अगर 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस नहीं करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकता है। सिमिलरली रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस, तो अगर सर्विस कैटेगरी में है तो 50 लाख तक वो अपना टर्नओवर रख सकता है, और 50 लाख के अंदर रहेगा तो उसको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज apparent that the term aggregate turnover is utmost importance, so let us understand. aggregate turnover दिमाग खा लिया तो aggregate turnover क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर aggregate turnover, याद रखिएगा। GST में is a very important part, aggregate turnover under composition levy section 2 subsection 6 related with explanation 1 to section 10, ठीक है। the definition of aggregate turnover is contained in section 2 subsection 6 of the CGST Act is analyzed as follows.
कैसे इसको एनालाइज करेंगे? द एग्रीगेट टर्नओवर इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई फॉलोइंग इन दी फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। इसमें टैक्सेबल सप्लाई भी रहेगा, मतलब अगर आप टैक्स लेके कोई गुड सप्लाई करते हो और सर्विस सप्लाई करते हो वो भी रहेगा। एग्जेम कैटेगरी गुड्स भी रहेगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ रहेगा, और इंटरस्टेट सप्लाई भी रहेगा। ठीक है, तो टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम सप्लाई, एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विस और बोथ, इंटरस्टेट सप्लाई, ये सभी जोड़ जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ये सब प्लस हो जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन इसमें कुछ चीजें माइनस भी होगी। क्या माइनस होगा? क्या माइनस होगा? The value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis। मतलब अगर आप रिवर्स चार्ज बेसिस में वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, अगर आपको कोई इनवर्ड सप्लाई सप्लाई व्हिच इज टैक्स इज पेएबल बाय ए पर्सन, अगर आप आरसीएम में कोई टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, अगर आप आरसीएम का कोई टैक्स पे कर रहे हो जो एक्चुअली आपका सप्लायर को पे करना था बट आपको पे करना पड़ रहा है, उसको आप एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर काउंट मत करना, बिकॉज वो दूसरे सप्लायर का है, आप आरसीएम के कारण उसको पे कर रहे हो। जैसे कि जीटीए के केस में होता है, जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले एक कॉन्सेप्ट अभी देख के आए, ठीक है, अभी फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स पहले, आधा एक घंटा पहले हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जब सप्लायर नहीं देता है, जैसे सीमेंट की कैटेगरी में देखा ना, अनरजिस्टर्ड सब सप्लाई से कर रहे थे तो प्रोमोटर को देना पड़ा, उसको इसके अंदर बाहर कराना चाहिए एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के टाइम पे। और आपको टैक्स इंक्लूडिंग सेल्स पेड अंडर जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ में अगर आप कोई सेल्स पे करते हो, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स कंपनसेशन सेल्स टाइप का है ना, तो वो सेल्स को भी माइनस करना पड़ता है। इट इज कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर ए पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट। ठीक है, एक पैन नंबर में सारा भारत का जितना ट्रांजैक्शन से सारा काउंट किया जाता है। फर्दर एक्सप्लेनेशन 1 to 10 clarifies that for the purpose of computing aggregate turnover of a registered person for determining his eligibility to pay tax under this section, aggregate turnover includes value of supply from 1st April of the financial year up to the date of his becoming liable for registration। ठीक है, मतलब अगर वो 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाता है, ठीक है, and exclude value of exempt supply of service provided by of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is presented by you of interest or discount। मैं समझा देता हूँ क्या कुछ ऐसे देखने में होता है। जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे, इसमें क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा, इसमें लिस्ट लिख के रखना, ये सब प्लस होगा और ये माइनस होगा। वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, इसमें टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट गुड्स का सप्लाई, एक्सपोर्ट का सप्लाई, इंटरस्टेट का सप्लाई सब आ जाएगा। ऑफ द पर्सन हैविंग सेम पैन अकाउंट टू बी कंप्यूटेड इन ऑल इंडिया बेसिस। एक्सक्लूड में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हो उसको साइड करना। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, उसको भी एक्सक्लूड कर देना। एंड वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर कोई ऐसा सप्लाई ऑफ सर्विस आप एग्जेम्प्ट जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, प्रोवाइडेड बाय ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांस is so far as the consideration is represented by you of interest or discount। अगर कुछ भी exempted supply of service है, extending deposit और loans का advances का कुछ points है जो actually आपने अपने टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करके रखा था, उसे भी साइड कर दो। ठीक है, तो इंक्लूड में जो जो आएगा ये आएगा और जो भी आपका इसके अंदर आता है ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ये एक्सक्लूड करके जो आपका हिसाब किताब रहेगा वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा और उसी से काउंट किया जाएगा 1.5 करोड़ है कि 75 लाख है कि 50 लाख। ठीक है सर, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखिए। Value of supplies made by registered person from 1st April to the financial year up to the date when becomes liable for registrations। The value of export and intrastate supplies are relevant only while determining the aggregate turnover of the preceding financial year. These values are not relevant for determining the aggregate turnover of the current financial year, which the composition supplier has opted for composition levy as he is not permitted to make intrastate supplies and exports in the said financial year। ठीक है, मतलब जिस ईयर में, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए हो तो उसी का हिसाब लिया जाएगा, करेंट ईयर में करोगे तो वो आपका हिसाब में नहीं आएगा। रेट ऑफ टैक्स के बारे में क्या बोला है? रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है। रीडिंग रूल 7, रूल 7 ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017 प्रिस्क्राइब द रेट एट व्हिच टैक्स इज पेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग कंपोजिशन लेवी। ठीक है, 7 में बोला है तो याद रखिएगा, रूल 7 में रेट ऑफ टैक्स कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स, ये देखो रेट आपके सामने है, ऑलरेडी मैंने एक बार बता दिया, फिर से अगर आप
कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स दैट इज आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड एरेटेड वाटर्स, सोडा वाटर्स, इसको छोड़ के, ठीक है, आपका रेट होता है 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन दी स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। मतलब हाफ अगर एसजीएसटी है, अगर हाफ एसजीएसटी है और हाफ आपका सीजीएसटी लग के 1%। सप्लायर मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2 रेस्टोरेंट सर्विस में बोला गया है, ठीक है, ये रेस्टोरेंट सर्विस को बेसिकली रेफर कर रहा है। 2.5% एसजीएसटी प्लस 2.5% सीजीएसटी, मतलब बेसिकली ये 5% हो जाएगा, ये 1% हो जाएगा। एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कॉम्पिटिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसमें भी 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा आपका नॉर्मल टैक्स रेट। नॉर्मली पॉपुलर क्या हो गया सर, 1% का रेट पॉपुलर है और 5% का रेट पॉपुलर है, और आपको पता है कि मैंने आपको 6% का ऑलरेडी एक हिसाब बता दिया। Students may note that while aggregate turnover of preceding financial year is relevant for the purpose of determining the eligibility to avail composition scheme, the tax has to be paid in accordance with the applicable rates on the turnover. तो आपका turnover बहुत important है, ठीक है। तो turnover of taxable supplies as the case में भी in a particular tax period। एक काम करते हैं, टर्नओवर को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करने से आपका टर्नओवर के ऊपर जो भी डाउट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखें, ठीक है, प्रोविजंस तो देख चुके हैं, तो कुछ एग्जांपल्स देखें, आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा आ जाएगा। इलस्ट्रेशन देखिए सर, टैक्स पेयर्स का नाम है तोलाराम। अरे वाह, क्या नाम है, तोलाराम। तोलाराम इज अ मैन्युफैक्चरर हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्लेव फॉर गुड्स हैविंग वन यूनिट A1 उत्तर प्रदेश में एक यूनिट है, अनदर यूनिट A2 मध्य प्रदेश में। टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट्स इन फाइनेंशियल ईयर वाज 115 लाख, 115 लाख, ठीक है। 85 लाख प्लस 30 लाख, मतलब आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 85, मध्य प्रदेश में 30। टर्नओवर ऑफ यूनिट्स A1 एंड A2 ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इज 5 लाख एंड 10 लाख। करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मतलब मानो करंट फाइनेंशियल ईयर है 22-23, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका उत्तर प्रदेश में 5 लाख का टर्नओवर रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, और मध्य प्रदेश में 10 लाख का। कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 बाय। क्वेश्चन समझ में आ सकता है, मतलब बेसिकली आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तभी आप कंपोजिशंस का टैक्स क्या कैलकुलेट कर पाओगे। हेलो, क्या क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो इतना देर से जो भी प्रोविजंस पढ़ा उसका भी आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपका टर्नओवर कितना था लास्ट ईयर का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 85 का, और इस साल का फर्स्ट क्वार्टर का टर्नओवर 5 लाख का, तो 85 लाख इधर हो गया 5 लाख। टोटल टैक्स 1% है आपका, टोटल टैक्स 1% है इफेक्टिव रेट नॉर्मल केस में। इधर देखो, मध्य प्रदेश का 30 लाख का है, लेकिन इस क्वार्टर में 10 लाख का रहा, फर्स्ट क्वार्टर का 10 लाख का रहा, तो टोटल आपने 115 लाख का प्रीवियस ईयर में टर्नओवर किया। इस क्वार्टर में आपका 15 लाख का हुआ है, मतलब इस साल आपका टोटल 15 लाख का हुआ है, तो आपका जीएसटी कितना होगा? देखो सर, हिसाब बहुत सिंपल है, हिसाब बहुत सिंपल है, सुन लो। तो पहला बात है कि आप 1.5 करोड़ क्रॉस किए कि नहीं किए लास्ट ईयर में। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इसलिए चाहिए क्योंकि आप 1.5 करोड़ लास्ट प्रीवियस ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस किया क्या? 85 लाख और 30 लाख मिलके आपका 115 लाख हुआ है, मतलब आप कॉम्पोजिशन ले सकते हो, यस और नो? यूपी और एमपी का प्लांट का टर्नओवर मिला के आपका 115 लाख हुआ है, तो मतलब आप 1.5 करोड़ के नीचे हो। हेलो, यस सर। इसका मतलब करंट ईयर में आप कॉम्पोजिशन ले सकते हो, यस और नो? अरे हाँ या ना? तो करंट ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में आपका 5 लाख का टर्नओवर हुआ है, तो 5 लाख का 1%
5,000 सरकार के घर में जमा करना है। और फर्स्ट क्वार्टर में आपका मध्य प्रदेश का 10 लाख का हुआ है, तो 10 लाख का 1% कितना होता है? 10,000। कुल मिला के आपका फर्स्ट क्वार्टर का कितना जीएसटी हो गया? 15,000। 15 लाख पे 1%। 15 लाख पे ये आपका फर्स्ट क्वार्टर का जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम। और ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ को क्रॉस नहीं। बोलो सर, ये क्लियर है? इलस्ट्रेशन 1, ये केस स्टडीज क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? या सिर्फ विश्वजीत को ही क्लियर है? बाकी का आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा आवाज दीजिएगा। तो अभी टैक्स पेयर्स तोलाराम से बोलाराम में आ गए। टैक्स पेयर बोलाराम ट्रेडर है, ट्रेडर। ये भी कॉम्पोजिशन लेवी पे है और बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड। टैक्सेबल भी सेल करता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स भी सेल करता है, बट एग्जेम्प्टेड गुड्स बाय वे ऑफ ए नोटिफिकेशन, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके एग्जेम्प्टेड करके रखा है, मतलब जिस पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। एग्जेम्प्टेड का एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको मैं एग्जेम्प्टेड का पूरा लिस्ट सुनाऊंगा, ठीक है? एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, तब सुन लीजिएगा कहानी एग्जेम्पशन। इट इज वन रिटेल शोरूम, पंजाब में एक यूनिट है, दूसरा यूनिट राजस्थान में है। बोथ सेलिंग टैक्सेबल एज वेल एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है? दोनों से ही, पंजाब और राजस्थान दोनों से ही आपका टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों से ही होता है। टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स total including taxable and exempted goods of the two showrooms in last financial year 150, 85 and 30. Again, turnover of showrooms A1 and A2 मतलब पंजाब and राजस्थान in the first quarter of current financial year, A1 का 15 लाख, ठीक है, मतलब एक्चुअली टोटल 35 लाख, जिसमें पंजाब के शोरूम में 15 लाख, 5 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड 10 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड। 5 लाख टैक्सेबल सेल किया, 10 लाख एग्जेम्प्टेड सेल किया। और A2 जो है दैट इज राजस्थान का जो है, उसमें टोटल 20 लाख का सेल रहा है, मतलब 20 लाख का टर्नओवर रहा है। 10 लाख फ्रॉम टैक्सेबल गुड्स, 10 लाख फ्रॉम एग्जेम्प्टेड गुड्स। आपको पूछते हैं कंप्यूट करके बताओ अमाउंट पेएबल अंडर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड 10 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 बाय बोलाराम। क्वेश्चन क्लियर है? एक शोरूम पंजाब में, एक शोरूम राजस्थान में, दोनों का मिला के 115 लाख का प्रीवियस ईयर में ट्रांजैक्शन मतलब टर्नओवर रहा है। करंट में एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल मिला के 35 लाख पंजाब में और 20 लाख राजस्थान में। उसका भी कैटेगरी दे दिया कि कहाँ पर कितना हुआ है। आपको पूछता है कि इसको जीएसटी कैसे देना पड़ेगा और कहाँ कितना देना पड़ेगा। सर एग्जेम्प्टेड क्या मतलब? वो गिनती में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। एग्जेम्प्टेड मतलब एग्जेम्प्टेड गुड्स मतलब जिसका जीएसटी चार्ज नहीं है, जिसका जीएसटी करेंटली नील है। यस सर। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर टोटल टर्नओवर कैलकुलेशन जब सीखे थे, क्या उसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स को इंक्लूड किया था कि नहीं किया था? देखो कुछ बोला ही नहीं था। क्या नहीं बोला? सप्लाईज इंक्लूड वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। उसमें एक्सपोर्ट भी आता है, इंटरेस्टेड सप्लाईज भी आता है। दिया गया था ना? यस सर। ये बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ताकि आप एग्जेम्प्टेड सोच के कुछ गलत कदम उठा लो। लेकिन आप एग्जेम्प्टेड सोच के गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लेना कि पीछे का कहानी क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, पंजाब का टर्नओवर है 85 लाख, राजस्थान का टर्नओवर है 30 लाख, दोनों मिला के टर्नओवर है 115 लाख। फर्स्ट क्वार्टर में दिस फाइनेंशियल ईयर में आपका टैक्सेबल टर्नओवर रहा है 5 लाख
राजस्थान का टैक्सेबल रहा है 10 लाख, दोनों को मिला के आपका टर्नओवर रहा है 15 लाख, तो आपका टैक्स कितना जाएगा? सर ध्यान देना, टोटल टैक्स 1% ही जाएगा, 5 लाख पे 5,000 और 10 लाख पे 10,000, कुल मिला के आपका 15 लाख में 1% 15,000 ही जाएगा। तो फिर सर एग्जेम्प्टेड का जो वैल्यू है उसका क्या करें? एग्जेम्प्टेड का इस बार जो 35 लाख का टोटल टर्नओवर रहा था ना पंजाब का, जिसमें टैक्सेबल भी था एग्जेम्प्टेड भी था, 35 लाख में 5 लाख टैक्सेबल है पंजाब से, समझ रहे हैं सर? 35 लाख में से 15 लाख पंजाब का है, उसमें 5 लाख टैक्सेबल है, 10 लाख एग्जेम्प्टेड है, और राजस्थान का 20 लाख है, 20 लाख में से 10 लाख टैक्सेबल है और 10 लाख एग्जेम्प्टेड है। अरे सर कंफ्यूज मत होना, हमें तो प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ है कि नहीं वो देखना था। प्रीवियस ईयर तो 1.5 करोड़ के कम का है, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो 1.5 करोड़ से कम है, ये सब नो। इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में मैंने टैक्सेबल कितना किया? जो एग्जेम्प्टेड किया उसका टैक्स तो सरकार के घर में जाएगा नहीं। आपने जो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट का सप्लाई किया इसमें जीएसटी नहीं है, एग्जेम्प्टेड गुड्स मतलब नो जीएसटी, तो सरकार उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी नहीं है तो आप फिर आप कहाँ से जीएसटी लाओगे? तो आप सरकार के घर में कितना दोगे? वही जो टैक्सेबल है आपका 5 लाख का 1%, 10 लाख का 1%, तो कुल मिला के आप 15,000 ही दोगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर का जब टोटल टर्नओवर कैलकुलेट होगा ना, नेक्स्ट ईयर का जब टोटल टर्नओवर कैलकुलेट होगा, उसमें ये चीज देखना पड़ेगा कि तब आप ऐसा ना करो कि आप एग्जेम्प्टेड को छोड़ दो, ठीक है? तब एग्जेम्प्टेड आपका टोटल टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा, मतलब 1.5 करोड़ के पार्ट में। बोलो, अगर 1.5 करोड़ से ऊपर आता तो फिर इस पे टैक्स लगता 35 पे, तब वो कॉम्पोजिशन में नहीं रह पाएगा सर, तब उसको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। तब उसका रेट जो है, जो नॉर्मल रेट होता है अलग अलग बिजनेस के हिसाब से, मतलब उसका आईटीसी भी आ जाएगा, फिर वो कोई 12% कैटेगरी में रहेगा, कोई 5% में रहेगा, कोई 18 में रहेगा, कोई 28 में रहेगा, कॉम्पोजिशन में नहीं रहेगा। और कस्टमर से जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। जैसे अभी ये कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं करता, जब तक आप कॉम्पोजिशन में हो तब तक आप कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, लेकिन सरकार के घर में एक लामसम आपका टर्नओवर पे आप एक लामसम में टैक्स पे करोगे, 1% या 5% या 6% मैक्स टू मैक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो सर। आप अगर कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आप क्या कस्टमर से टैक्स लेते हो? हेलो, नो सर। आप कस्टमर से कलेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जब आप 1.5 करोड़ के ऊपर चले जाओगे तब आपको कस्टमर से चार्ज करना पड़ेगा। सर कस्टमर से चार्ज करने से क्या प्रॉब्लम है? सर कस्टमर रुठ जाएगा। अगर किसी को मानो कि 500 टका का प्रोडक्ट खरीदने गया आपकी दुकान में और आप जीएसटी लगा रहे हो 12% का, कस्टमर बोलेगा ये 12% कहाँ से आ गया, हम नहीं देंगे टैक्स, तो आप फंस जाओगे। तो जब बड़ा बिजनेस है उनको दिक्कत नहीं होता है, बट मीडियम बिजनेस को दिक्कत होता है ना, स्मॉल बिजनेस को दिक्कत होता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस का कस्टमर भी तो स्मॉल है, वो छोटा अमाउंट का ही बिजनेस करता है उसके साथ, तब ये दिक्कत हो जाता है। समझ में आया सर? सर आप लोग ऐसे चुप हो जैसे कोई सांप सुन गया, बताओ तो सही, समझ में आ रही थी? सर वो इंक्लूड वाला में दिया हुआ, इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे इंक्लूड में दिया हुआ है, यहाँ पर क्यों नहीं ले सकते? ये नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड होगा। ये जो आपका ये, अरे बाबा आपका प्रीवियस ईयर, मतलब ये इंक्लूड में दिया हुआ है, वेरी गुड सर, गुड क्वेश्चन। लेकिन आप अभी कैसे ले सकते हो? ये जब नेक्स्ट ईयर का 1.5 करोड़ का हिसाब होगा ना, जब आप 1.5 करोड़ का नेक्स्ट ईयर का हिसाब करोगे तब उसमें 1.5 करोड़ का हिसाब में आपका एग्जेम्प्टेड का वैल्यूएशन इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इस बार
आप जितना टैक्सेबल गुड्स का कर रहे हो वही आएगा। अब वो जो आप ठीक है। आप जो ये सोच रहे हो ना वो टैक्स का नहीं, वो तो टर्नओवर का बात है। आप जो सोच रहे हो तो टर्नओवर के लिए टर्नओवर में टोटल ऐड होगा लेकिन टैक्स में ऐड नहीं होगा इस साल। टैक्स नहीं होगा, टर्नओवर में ऐड होगा ना। जैसे इस बार देखो 85 और 30 हुआ है ना लास्ट ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर में आपका टोटल टर्नओवर में से 35 लाख का टोटल हुआ है। 35 लाख में से आपका 10 लाख एग्जेम्प्टेड गुड्स है। और पंजाब का है ना, पंजाब का कितना है? पंजाब का 10 लाख है। ये देखो पंजाब का 10 लाख एग्जेम्प्टेड है और राजस्थान का भी आपका 10 लाख एग्जेम्प्टेड है। लेकिन ये दोनों आ जाएगा नेक्स्ट में, नहीं मतलब टोटल प्रीवियस ईयर के जो टोटल हिसाब है उसमें आ जाएगा, टर्नओवर के हिसाब में आ जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब में नेक्स्ट ईयर के हिसाब में आ जाएगा। यस सर। है ना, जैसे इस बार 115 लाख हुआ है, उसी तरह नेक्स्ट ईयर पंजाब में कितना टोटल होता है पूरा साल भर का होगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है वो भी आपका टोटल टर्नओवर में काउंट होता है, ठीक है। लेकिन टर्नओवर में काउंट होगा, लेकिन टैक्स पेमेंट के टाइम पे आप सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे ही टैक्स पे करें। तो टैक्सेबल गुड्स है उसी का टैक्स होगा, एग्जेम्प्टेड का टैक्स सरकार को नहीं। लेकिन 1.5 करोड़ के ऊपर का है कि 1.5 करोड़ के नीचे का है, उसके केस में एग्जेम्प्टेड गुड्स भी काउंटिंग में। ठीक ठीक है सर। यस। रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज ऑफ कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विस अभी दिया है सर। टैक्सपेयर्स का नाम है पद्मावती, एक सैलून स्टाइलिस्ट है, who has opted for composition levy for service having one branch. Branch 1 in Vasant Kunj, Delhi, and another branch in Gurgaon, Haryana. Total turnover of the two branches of last financial year 45 lakh. वसंत कुंज का 25 और गुड़गांव का 20 लाख। टर्नओवर ऑफ ब्रांचेस B1 एंड B2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख और 10 लाख का टर्नओवर हुआ है करेंट ईयर में। आपको बताया जा रहा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के हिसाब से पद्मावती का, तो क्या टैक्स इसको सरकार के घर में जमा करना होगा। तो पहले तो ये देखना होगा कि इसका टर्नओवर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50 लाख है ना। सैलून स्टाइलिस्ट के लिए टर्नओवर लिमिट कितना है सर्विस में? 50 लाख। 50 लाख। तो दिल्ली में 25 लाख, यहाँ हरियाणा में 20, तो 50 के अंदर ही है, तो कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, ये तो फिक्स हो गया। अब फर्स्ट क्वार्टर में 5 लाख का हुआ है, सेकेंड क्वार्टर में 10 लाख का हुआ है हरियाणा का। तो 5 लाख का 6% 30,000 और 10 लाख का 10 लाख का 6% 60,000, कुल मिला के 90,000 फर्स्ट क्वार्टर में जमा करेगा। कोई कंप्लायंस नहीं करना है, एक बस एनुअल रिटर्न फाइल करना है और क्वार्टर बेसिस में सरकार के घर में जीएसटी पे करना है, बस इतना ही है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है तो उसमें क्या होगा इसका एक आइडिया दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर और भी एक फोटोग्राफर का एग्जाम्पल है चॉम्पोक बोल के, आप इसको एक बार ट्राई करना। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम में कौन कौन नहीं आ सकता सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में, ठीक है, इसका एक लिस्ट है, एक बार गो थ्रू करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर ये पॉइंट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेन पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, जस्ट एक बार आपको गो थ्रू करना चाहिए, बाकी और कुछ इस चैप्टर में बचा नहीं है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस कॉम्पोजिशंस के बारे में कुछ फाइनल डिस्कशंस करके फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में लिखूंगा। ठीक है, मतलब आप इतना समझो कि नेक्स्ट क्लास में कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में कुछ एग्जांपल्स और रीड करना है, और कौन कॉम्पोजिशंस में नहीं आता है, कुछ स्पेशल डिस्कशंस है सर। ठीक है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया, आप अगर खुद भी गो थ्रू करो आपको भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर।
अगर आपको दिमाग में घुस गया कि क्या है तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन कोई डाउट रहे नेक्स्ट क्लास में पूछना। कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कॉम्पोजिशंस में भी क्या कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी बात आपसे डिस्कस कर लूँगा सर। बट आई होप कि इतना मैं आपसे पूछ ही सकता हूँ कि सर आप लोगों को कॉम्पोजिशन समझ में आया कि नहीं। ज्योति, नील, संपत, विश्वजीत, आया ना समझ में? हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है। नोट्स तो आप लोगों के पास है ही, एक बार गो थ्रू करो, ठीक है। एक बार गो थ्रू करो, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर, ओके सर, टाटा। भाई सर স্যার এই পাঠিয়ে हाँ बोल। ওই যে স্যার কোম্পানি আপনাকে আমি পাঠিয়েছি, মানে লিখে পাঠিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবো, মাথায় আছে। ভাই স্যার বাই স্যার।